हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। प्यारे बच्चों, इस टाइम हर एक क्षण आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। ऐसे टाइम में जो भी समय मिले उसे अच्छे से भैया इस्तेमाल करना है। और आपने एमके सर इंस्पिरेशन चैनल को भी बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दिया है, तो आप सभी के प्यार पर आज एक शायरी बोलने को जी कह रहा है। तो बोल देते हैं कि न दिल होता न दिल रोता, न दिल दिल से जुदा होता। कि न दिल होता न दिल रोता, न दिल दिल से जुदा होता। न तुम इतने हंसी होते, न दिल तुम पर फिदा होता। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के पूरे बुक में से बोले तो चैप्टर 1 से लेकर के 14, पहले चैप्टर से 14वें चैप्टर के बीच जितने भी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हैं उन सबको देखने वाले। और आपको इतना बता दे रहे भैया, हम 100% गारंटी लेते हैं इस बात की, 100% गारंटी भी ले रहे हैं भैया कि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई पड़ेंगे। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी ऐसा बीच से मत छोड़कर जाइएगा, नोट्स बना लीजिए, क्योंकि यही एग्जाम के दिनों में एक दो दिन पहले भी आपके लिए अगर पढ़ लिया एक बार, रामबाण साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन को बिना किसी देरी के। चलिए भैया, पहला जो क्वेश्चन हो जाता है, और सारे क्वेश्चन आपके भैया पढ़े पढ़ाए हैं, ऐसा नहीं है कि नए क्वेश्चन आपको लगेंगे, क्योंकि सारी चीजें वही है। बस अपने को ज्यादा से ज्यादा इस टाइम अगर जरूरत है तो प्रैक्टिस। इसीलिए कहा जाता है अगर वीडियो अकेले भी देख लेते हो ना तो वो चीजें दिमाग में स्टोर हो जाती हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि वैद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम लिखिए। ठीक, कि वैद्युत बल संबंधी कूलाम का क्या नियम होता है। तो चलिए समझते हैं कि भैया देखिए, कूलाम ने जो नियम बताया है, ये कूलाम वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने वैद्युत बल संबंधी एक नियम बताया। और यहां से क्वेश्चन बहुत तरीके का किया जाता है। कैसे किया जाता है अभी बताएंगे। ठीक, पहले इनके नियम को देख लेते हैं। तो कूलाम का जो नियम है वो ये कहता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच, अगर दो बिंदु आवेश हैं, उनके बीच जो लगने वाला बल होता है, उन आवेशों के गुणनफल के, उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, मान लेते हैं भैया दो आवेश हैं, एक Q1 है, ठीक है, और दूसरा क्या है बच्चों, Q2 है। और ये एक दूसरे से प्यारे बच्चों R दूरी पर रखे गए हैं। कितनी दूरी पर भैया, R दूरी पर रखे गए हैं। तो यहां पर कूलाम ने यही बताया कि इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लगता है वो बल क्या होता है। ठीक है, वो बल बताया कि इन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है भैया, अनुक्रमानुपाती होगा। और दूसरी बात बताया कि यही जो बल होता है ये इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम का मतलब भैया उल्टा के, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दो बातें हम बताया है। ठीक है, तो यही जो नियम होता है कूलाम का नियम हो जाता है। तो इसको अपन सही तरीके से लिखेंगे भैया, तो यहां पर अपन दो समीकरण बनाएंगे। तो यहां इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा कि पहला चीज यहां पर यही बताया गया कि दो बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है, यानी जो F होता है, वो प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती किसके, तो आवेशों के गुणनफल के, यानी Q1 इंटू Q2। ठीक है, इसके हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं अपन। दूसरी चीज इन्होंने ये बताया कि भैया इनके बीच जो बल लगता है, जो बल लगता है वो भैया बल क्या होता है, इसके व्युत्क्रमानुपाती, इनके बीच की दूरी के वर्ग के। इसको समीकरण 2 दे दिया। अब यहां पे अपन समीकरण 1 और 2 को हटा दे, मतलब 1 और 2 को क्या है, मिला दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर भैया अब लिख देंगे प्यारे बच्चों। लिखेंगे क्या, तो यहां पर लिखना है मेरे बब्बर शेर, लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, 1 व 2 को मिलाने पर, तो मिला देंगे बबुआ, का हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर समीकरण को जब मिला देते हैं तो ये F हो जाएगा प्रोपोर्शनल। तो भैया ये इसके अनुक्रमानुपाती है, तो Q1 गुणे Q2 हो गया।
और उसके बाद इसके व्युत्क्रमानुपाती है तो भैया ये नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, ये इतनी हो भाई, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब यहां पर इसको थोड़ा और तरीके से, किस तरीके से लिखा जा सकता है, तो यहां पर इसको और हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं भैया कि एफ, यहां पे जब हम ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा के। ठीक है, नियतांक के हो जाएगा और ये क्या रहा, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, इतना हो जाएगा। बट ये चीज ध्यान देना भैया कि जहां चूंकि ये के बराबर क्या होता है, तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होता है, के का मान होता है। कितने का, तो ये के का मान होता है, तो ये कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे भैया। तो ये जब मान रख देंगे बच्चों तो ये हो जाएगा एफ बराबर, इसके स्थान पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, और यही जो नियम होता है भैया, यही क्या होता है, कूलाम का नियम। हालांकि ये 2 नंबर में भी आता है, कभी कभार 3 नंबर में भी पूछा जाता है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो है ना आसान भैया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। अब इसको हमने इसलिए बताया, यहां से कई तरीके से क्वेश्चन, पिछले साल ही एक क्वेश्चन बना था कि यहां पर पूछ लिया था कि 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है, पहली कंडीशन, कब आकर्षण बल होता है और कब प्रतिकर्षण बल होता है। तो भैया 2 कंडीशन पूछा था। पहला पूछा था भैया कि आकर्षण बल कब लगेगा, और दूसरा पूछा था कि प्रतिकर्षण बल कब लगता है। तो इसलिए इसको जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए यहां पर भाई हम क्या है, एक आवेश यहां पर बैठाए हैं, नाम है Q1 और यहां पे है Q2। तो आकर्षण का मतलब एक दूसरे को ये आकर्षित कब करेंगे, तो भैया जब एक पर माइनस आवेश और दूसरे पर प्लस, यानी एक पर माइनस चार्ज दूसरे पर प्लस चार्ज, है ना। यहां पर मान लेते हैं कि भैया एक स्थान पर लड़की बैठी हुई है और एक स्थान पर लड़का, तो दोनों में नैन मटक्का होना तय है ना। मतलब भैया आंखों आंखों में ही बातें हो जाएंगी और उनमें प्यार हो जाएगा। प्यार होने की संभावना ज्यादा है, लड़ाई झगड़े की नहीं, आप भी समझ रहे हैं। तो यहां पर अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो वही चीज आकर्षण, यानी जब 2 विपरीत आवेश होंगे, विपरीत यानी जहां लड़का लड़की है वहां प्यार बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और प्रतिकर्षण होगा कब, प्रतिकर्षण में मान लेते हैं ये प्लस क्यों है, दूसरा भी प्लस क्यों, अगर एक माइनस क्यों है दूसरा भी माइनस क्यों। तो भैया लड़का लड़का जहां पे है वहां पे भाई प्यार की बात छोड़ो, वो मारपीट टकरार करेंगे। और यहां पर भी वही चीज होगा, जहां लड़कियां लड़कियां हैं भैया वो भी मारपीट तकरार करेंगी। ठीक है, जाहिर सी बात है। तो ये बात समझ में आ गई ना कि भैया आकर्षण बल कब लगता है, प्रतिकर्षण। तो 2 विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल लगेगा और 2 समान आवेशों के बीच आकर्षण बल, सॉरी प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है ना, विपरीत रहेंगे तो आकर्षण और समान रहेंगे तो प्रतिकर्षण। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। देखिए ज्यादातर जो 1 या 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें हम अधिकांश क्वेश्चन 1 और 2 नंबर वाले को ही रखे हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन होते हैं ज्यादातर परिभाषा मात्रक व बीमा ऐसे कहेगा। ठीक है भैया, तो यहां पर देखिए कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा व मात्रक लिखिए। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। तो भैया परिभाषा क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मान लेते हैं एक ये वैद्युत क्षेत्र है भैया, एक समान वैद्युत क्षेत्र ए है, तो इसमें मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश हमने रख दिया है। तो वही चीज कह रहा है किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, यहां पे बिंदु ओ है, बिंदु ओ है, तो बिंदु ओ पर रखे धन परीक्षण आवेश पर प्लस क्यू नॉट
ठीक है, धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, यानी इस पर जितना भी बल लगेगा उस बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसे ई से दर्शाया जाता है। अब यहां पर भैया जो हम फार्मूला देखेंगे, ई बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपान क्यू नॉट, ठीक है, प्लस क्यू नॉट लिखिए या क्यू नॉट, एक ही बात है, ठीक है। एक मिनट, ई बराबर क्या हो जाएगा भैया, एफ अपान क्यू नॉट, यही क्या होता है, फार्मूला हो जाता है, ठीक है, ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट। अब यहां पे एक चीज ध्यान देना, पूछा है इसका मात्रक क्या हो जाएगा। अब मात्रक क्या होता है, तो मात्रक ध्यान से समझिए, एफ का मात्रक क्या है भैया, एफ क्या है, बल, बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन। अब उसके बाद नीचे क्या है, आवेश, क्यों क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, तो भैया क्या हो जाएगा, न्यूटन और कूलाम, यानी न्यूटन प्रति कूलाम। इसको ऐसे भी, ठीक है, ऐसे भी रहता है, बहुविकल्पी क्वेश्चन में जब आता है तो ऐसे भी मात्रक दिया रहता है, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक, समझ में आ गया भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों। नेक्स्ट है कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा व मात्रक लिखिए। यह भी काफी प्यारा सा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। कई बार पूछा गया है लेकिन ज्यादातर इसका मात्रक पूछा जाता है बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी। देखिए वैद्युत फ्लक्स होता क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है उन्हीं को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। जैसे थोड़ा समझ लेते हैं, मान लेते हैं भैया ये क्या है, एक कोई एक क्षेत्रफल है, एक प्लेट है, ठीक है ना, क्या है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल, ये कोई क्षेत्रफल है और ये वैद्युत क्षेत्र में स्थित है और इसके अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं, तो मान लेते हैं इसके अभिलंबवत जो गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं हैं वो क्या है, ये, ठीक है, ये क्या अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं हैं। तो इन वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहा जाता है, कहा जाता है वैद्युत फ्लक्स और इसे फाई ई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं भैया, फाई ई से। तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर ई इंटू का ए, ठीक है, यानी ई क्या है वैद्युत क्षेत्र, ए क्या है भैया प्लेट का जो क्षेत्रफल है, ठीक है। तो ये फार्मूला हो जाता है, ये फार्मूला हो जाता है। अगर हम मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक याद रखना वोल्ट मीटर, ठीक है भैया, मात्रक क्या हो जाता है, वोल्ट मीटर। इसका एक और मात्रक होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होता है, ये वोल्ट मीटर इसका मात्रक होता है, ठीक है। समझ में आ गया, तो बहुत ही प्यारे से टॉपिक हैं। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आगे के टॉपिक को हम समझ सकें। हो गया, चलिए आगे देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोगों की तरह। कह रहा है कि गॉस की प्रमेय लिखिए। जो गॉस की प्रमेय है वो क्या कहती है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा किया जाता है, ठीक है। अगर हम देखें तो भाई यहां पे लाइन लगा हुआ है 14 में, 16 में, 17 में, 20 में, 23 में, 24 में, 25 में। तो इस क्वेश्चन की वैल्यू क्या है आप एक्चुअल में समझ सकते हैं, ठीक है ना भैया, कि ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के नजरिए से। तो भाई गॉस की जो प्रमेय है वो क्या कहती है, गॉस की प्रमेय के अनुसार कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, मान लेते हैं कि कोई बंद पृष्ठ है, तो इस कह रहा है कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत जो फ्लक्स होता है, ठीक है, फाई ई जो होता है वैद्युत फ्लक्स होता है, उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का, यानी इस पर जो इस पृष्ठ पर लगा कुल आवेश क्यों है का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक है। यहां पे एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखा है सही से, ठीक। तो नियम क्या कह रहा है कि गॉस की प्रमेय के अनुसार ये कहा जा रहा है कि भी हमने बताया ना कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत जो फ्लक्स होता है मतलब फाई ई, ये क्या होता है, उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का मतलब गुणा,
कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो ये होता है। अगर इसको सही से लिखा जाए भैया तो हम ऐसा ही तो लिख सकते हैं, फाई ई बराबर Q/ε0, Q/ε0, और यही क्या हो जाता है भैया, यही हो जाता है गॉस की प्रमेय। यही क्या होता है, गॉस की प्रमेय, जहां पे Q क्या है, आवेश को बताएगा भैया। ये क्या है, तो ये तो वैद्युत फ्लक्स है ही। ठीक है, ε0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता को बताता है। ठीक, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन कि रेखीय पृष्ठ घनत्व क्या है। देखिए इसमें एक पृष्ठ घनत्व, एक भी आवेश घन, क्या कहते हैं, एक ध्यान देना, इसमें एक भैया रेखीय से पूछा जाता है, एक आयतन से, एक क्षेत्रफल से संबंधित, बट ये वाला कुछ ज्यादा ही आता है कि रेखीय पृष्ठ घनत्व क्या होता है। तो रेखीय पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं, किसी तार की प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को ही क्या कहा जाता है, रेखीय पृष्ठ घनत्व कहा जाता है। ठीक है भैया, क्या कहा जाता है, रेखीय पृष्ठ घनत्व। ठीक, जैसे मान लेते हैं कोई तार है, तो तार की कह रहा है प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय पृष्ठ घनत्व कहा जाता है। और इसे लेमडा बराबर, लेमडा से दर्शाते हैं, लेमडा बराबर ये होता है L अपान, ध्यान देना, तार की प्रति एकांक लंबाई पर क्या है, वितरित आवेश की मात्रा, तो आवेश की मात्रा तो L अपान मतलब Q/L हो जाता है। तो लेमडा बराबर Q/L ये हो जाता है। ठीक है भैया, लेमडा से दर्शाते हैं। अगर पृष्ठ क्षेत्रफल वाला आता है तो उसको सिग्मा से दर्शाया जाता है। ठीक है, याद रखना। तो ये लेमडा बराबर Q/L हो जाता है, किसके लिए, रेखीय पृष्ठ घनत्व, जहां पे लेमडा ये रेखीय पृष्ठ घनत्व है, Q क्या है भैया, जो तार पर वितरित आवेश की मात्रा है, L क्या है बच्चों, तो L तार की लंबाई है। अगर यहां पर भी पूछा जाए इसका मात्रक, क्योंकि मात्रक भी आता है इसका मात्रक क्या होगा, तो ध्यान से समझिएगा। क्यों क्या है, मतलब क्यों आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा भैया, कूलाम। ठीक है, और उसके बाद मतलब ये, और उसके बाद नीचे क्या है, एल का लंबाई, लंबाई का क्या हो जाएगा, मीटर, तो कूलाम पर मीटर। ठीक है, यही इसका मात्रक हो जाएगा। समझ में आ गया भैया। तो ये रहा गॉस की प्रमेय, और नीचे क्या है, रेखीय पृष्ठ घनत्व। ठीक, चलिए इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए अगला हमारा जो प्रश्न है वो ये कह रहा है कि वैद्युत विभव की परिभाषा, मात्रक व विमा लिखिए। ये भी बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि वैद्युत विभव क्या है, इसकी परिभाषा भैया आपको बताना है। ठीक है, विभव की परिभाषा, मात्रक क्या होता है, विमा है क्या है, बताना है। चलिए समझते हैं, बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कि भाई देखिए, मान लेते हैं, पहले परिभाषा समझ लेते हैं। कह रहा है कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाए वही क्या है, विभव की माप होती है, यानी वही विभव होता है। बस इसको एकदम बहुत गहराई में नहीं जाना है, एकदम अच्छे से समझ लेना है, जैसे अपने को हुबहू एग्जाम में लिखना है, एकदम टू द पॉइंट चीजों को समझिए। मान लिया बबुआ ये क्या है, इनफाइनाइट, क्या है बच्चों, अनंत है, जिसका कोई अंत ना हो, अनंत है ना, तो अनंत है। तो कह रहा है, मान लेते हैं अनंत पे क्या है, कोई धन परीक्षण आवेश क्यों है, तो कह रहा है कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से, मान लीजिए यहां पर क्या है, कोई वैद्युत क्षेत्र E, तो ये बोला जा रहा है कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक, कोई बिंदु है यहां पर, मान लेते हैं O है, तो किसी बिंदु तक लाने में अपने को जो भी कार्य करना पड़ेगा बबुआ, वही कार्य जो होगा वही विभव कहलाएगा। ठीक है ना, तो है, आई बात समझ में, एकदम सिंपल सी परिभाषा। तो यहां पर हम लिख देंगे, हम लिखेंगे भैया, हम लिखेंगे, तो यहां पर लिख देंगे कि V बराबर, फार्मूला क्या हो जाता है,
W बाई क्यू या क्यू नॉट लिखा जाता है। ठीक है, V बराबर W बाई क्यू, ये फार्मूला हो जाता है। अब देखिए इसका अगर मात्रक बोले जाए, भैया अगर कोई आपसे पूछ ले कि मात्रक क्या होता है बबुआ, तो मात्रक क्या होगा जरा बताइएगा। भाई कार्य का मात्रक जूल, उसके बाद नीचे क्या है क्यू नॉट, क्यू नॉट या क्यू अकेले कह दें तो इसका मात्रक क्या होता है भाई, ये आवेश का मात्रक क्या है कूलाम, कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम या इसी को क्या कहा जाता है भाई, विभव का मात्रक वोल्ट ही तो होता है, विभव का मात्रक वोल्ट। अब बाकी बात की जाए विमा की, तो डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकलेगा। देखिए ये कार्य है, W बराबर क्या होता है F इंटू का S होता है। तो भाई जो कार्य का होता है, कार्य का विमा ध्यान से समझिएगा, ये होता है ML T के पावर -2, यानी इसका, ठीक है, केवल कार्य का। तो इस तरह से कार्य निकाल लेंगे, S क्या है विस्थापन, तो उसका वो मतलब L ही रहेगा। तो कार्य का क्या हो जाएगा ML² T-2, ये ऊपर हो जाएगा, समझने का प्रयास करिए, ये ऊपर वाले का यानी कार्य का। और Q बराबर क्या होता है, Q बराबर I इंटू T होता है। I धारा है, धारा का एम्पियर, T क्या है AT, तो AT ये ऊपर चला जाएगा। तो यहां पे ML² T-2 ये ऊपर है और नीचे AT कहेंगे, AT। तो जब यही ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ML फिर T के घात -3, उसके बाद मतलब ML² हो जाएगा, ML² T पे -3, क्योंकि -2 है, ये ऊपर जाएगा -3 और यहाँ A -1। तो ये इसका मेन डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। तो यहां पर भैया हम विमा भी लिख देंगे बच्चों। तो इसका जो विमा है, विमा क्या हो जाएगा, तो विमा हो जाएगा ML पे 2, T पे -3, A पे -1। तो ये इसका विमीय सूत्र हो गया। ठीक है, तो इस तरह से विमा भी निकाला जाता है। ठीक, चलिए बाकी अगर आपको नहीं भी पता है देख लेना, बहुत पहले एक वीडियो हमारी आई थी कि विमा कैसे निकालें, अब तक तो उस पर लगभग 25 से 30 लाख बच्चों ने उसे देख लिया है। ठीक है, तो आप भी देख लीजिए, काहे पीछे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। यह भी बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है। ठीक, कई बार पूछा गया है। अगर देखें वैसे तो भैया 13 में, 17 में, 23 में, 25 में भी आ चुका है, लाइन लगा दिया। तो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में ऊर्जा घनत्व के लिए सूत्र लिखना है। तो ये होता है भैया, ऊर्जा घनत्व का जो सूत्र होता है वो होता है U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E का स्क्वायर। ठीक है, यही क्या हो जाता है ऊर्जा घनत्व के लिए सूत्र हो जाता है। कहीं कहीं यहाँ UE लिखा होता है, बट U याद रखना, U बराबर होता है ऊर्जा घनत्व का। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। जहां E क्या है भैया, ये वैद्युत क्षेत्र को ही बताएगा। एप्सिलॉन नॉट क्या है, हमने बताया ना, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। U क्या है, ऊर्जा घनत्व को बताता है। ठीक है, समझ में आ गया, तो इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए हो गया ना, आगे देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है भैया, अगला हमारा टॉपिक है कि नेक्स्ट टॉपिक है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग क्या होता है, यह आपको बताना है। और टॉपिक तो अपने आप में ही कतई जहर है, बहुत प्यारा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख सकते हैं 11 में, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, 17 में, 19 में, 23 में, 24 में, 25 में। भाई ये कोई साल ही नहीं है, शायद एक आध गैप है, नहीं तो ये क्वेश्चन रेगुलर पूछा गया है। ठीक है, अनुगमन वेग किसे कहा जाता है। देखिए वैसे इसकी बहुत लंबी चौड़ी सी भी परिभाषा है, लेकिन हमने एक सिंपल वाली यहां परिभाषा लिखा है, एकदम जो आसान से भी आसान हो, एक लाइन वाली, कि वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग ही क्या कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है। क्या बताया गया कि भाई वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों का, मान लिया भैया यहां पे क्या है,
ठीक, इसका बैटरी से ये धन और ऋण सिरा जोड़ गया है, ठीक है, इसकी लंबाई L है और बाह्य वैद्युत क्षेत्र E है, ठीक है, और इसी में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो यहां पर एकदम आसान, हमने कहा क्या कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, इधर भैया क्या है वैद्युत क्षेत्र, मान लेते हैं अगर ये इधर डायरेक्शन है तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग है, भाई ये क्या है, जैसे मान लेते हैं इधर, ये फिर इधर की दिशा में, इधर की दिशा में क्या है, ऐसे गति करते हैं यानी धन सिरे की तरफ, तो वो वेग ही क्या कहलाएगा, अनुगमन वेग कहलाएगा। क्योंकि इसकी लंबी वाली जो परिभाषा है उसमें यही तो बताया गया है कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जब क्या है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए धन सिरे की ओर गति करते हैं या आगे बढ़ते हैं, तो इस गति को ही या इस वेग को ही, मतलब इस वेग को ही क्या कहेंगे, अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं, ठीक है ना। इसे V सफिक्स D से दर्शाते हैं। तो चाहे इतनी लंबी वाली लिखो, चाहे एक लाइन में लिखकर बगल हो जाओ, ठीक है भैया, नंबर उतने ही मिलने हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग में संबंध बताना है। देखिए ये क्वेश्चन 25 में पूछा जा सकता है, क्योंकि 24 में आया है, 25 में नहीं आया है, इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भैया विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग में संबंध पूछा, तो एक डेरिवेशन बताया था बच्चों, अगर आपको याद हो तो V सफिक्स D बराबर बताया गया था भैया EV अपॉन ml और इनटू का टाउ, ये एक फार्मूला आपको बताया गया था। अगर नहीं भी याद है भैया तो यहां पे देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमने बताया ना चीजें केवल प्रैक्टिस से ही भाई ज्यादा से ज्यादा याद की जा सकती है, मतलब प्रैक्टिस जितना ज्यादा आप करेंगे चीजें उतनी ज्यादा आपके लिए आसान होंगी, ठीक है। जहां पे भाई यहां पे ध्यान से समझना, m क्या होता है, m क्या है, ये द्रव्यमान को बताएगा, l क्या है, लंबाई, चालक की लंबाई है, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और ये V क्या है, विभव है, ठीक, E इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, टाउ क्या है, श्रांतिकाल है, ठीक है, यहां पे जो टाउ है जो मेन है लिख दे रहे हैं, इसको बोलते हैं श्रांतिकाल, इसको क्या बोलते हैं, श्रांतिकाल कहा जाता है, ठीक है। तो दो क्रमागत टक्करों के बीच का ही जो समय अंतराल होता है श्रांतिकाल कहा जाता है। कई बार श्रांतिकाल की भी परिभाषा पूछा गया है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन के मतलब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय अंतराल ही श्रांतिकाल कहलाता है। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं भैया क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध क्या होता है। यह भी बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो भैया वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध, तो ये होता है I बराबर NEA V सफिक्स D, ये होता है वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच में संबंध, ठीक है। और भाई इसको ध्यान देना, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं उपयुक्त प्रतीकों के साथ बोला जाएगा कि लिखिए, जहां पे ध्यान दीजिए हमें सब कुछ समझना है, ठीक, कि I क्या है, N क्या है, उसके बाद E क्या है, ठीक है, A क्या है, V सफिक्स D क्या है, ठीक। ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है इसलिए यहां पे समझना बहुत जरूरी है। देख सकते हैं रेगुलर पूछा गया है 15, 16, 18, 22, 24, 25 में नहीं आया, इसलिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। I क्या है भैया, वैद्युत धारा को बताएगा, ठीक है। N क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताता है। और उसके बाद ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और उसके बाद A क्या है, तो क्षेत्रफल को बताएगा। और उसके बाद V सफिक्स D क्या है, यही तो अनुगमन वेग है। तो भैया यहां पे क्या पूछा था, धारा, तो धारा और अनुगमन वेग के बारे में, तो भैया यहां धारा भी है अनुगमन वेग में भी है, तो यही क्या हो जाएगा, इनके बीच का संबंध हो जाएगा, है ना।
चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि आवेशित कण के अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के बीच संबंध। तो ये भी एक प्यारा सा क्वेश्चन है, तो यहां से भी ध्यान देना कि अब की बार कह रहा आवेशित कण के अनुगमन वेग और धारा घनत्व। अब देखिए धारा घनत्व भाई एक फार्मूला होता है, पहले समझिए। एक फार्मूला होता है J बराबर I/A, एक फार्मूला ये होता है, ठीक। अब यहां से अगर आप थोड़ा समझने का प्रयास करें तो J बराबर भाई I का पूरा मान ये होता है NEAV∪D, ठीक है, NEAV∪D होता है, और नीचे क्या रख दो बच्चों, A रख दो। रख दिया बबुआ। अगर हम यहां से देखें भैया कुछ चीजें कट रही हैं, बिल्कुल इसको काट देते हैं, तो क्या बचा भैया, तो यहां बच गया J बराबर NE, अब उसके बाद NEV∪D, ठीक, यही बचा। तो यहां पर क्या कह रहा था कि अनुगमन वेग मतलब V∪D तथा धारा घनत्व के बीच संबंध, धारा घनत्व को J से दर्शाते हैं, तो यहां J, इसमें J और V∪D या VD इसको पढ़े, ठीक, दोनों है, तो ये हो जाएगा संबंध। आई बात समझ में। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया। चलिए आगे देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, किरचॉफ का धारा नियम क्या है। ये भैया बोलेगा कि किरचॉफ का, इसी को प्रथम नियम कहेगा, या कहेगा किरचॉफ का संधि नियम। कई बार भाई संधि नियम तो कुछ ज्यादा है भाई, धारा नियम से ज्यादा पूछता है कि संधि का नियम क्या होता है, ठीक है, या कहेगा कि किरचॉफ का संधि नियम किसे कहते हैं। देखिए ये 25 में भी आया हुआ है, 19, 23, 25 में। हालांकि इसके दो नियम है, एक धारा का नियम, दूसरा वोल्टता का नियम, जिसको बंद पास का भी नियम कहा जाता है, ठीक है। तो धारा का नियम क्या कहता है, चलिए समझते हैं अच्छे से। ठीक, कह रहा है कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है ना बच्चों, वो शून्य होता है। इसका मतलब कह रहा है कि ये जैसे भाई कोई एक परिपथ है, यहां पे एक संधि है, यहां से भैया एक धारा ये निकल रही है, एक धारा ये निकल रही है, एक धारा ऐसी निकल रही है, एक धारा ऐसी निकल रही है। तो यहां पर मान लेते हैं कि ये धारा अंदर की तरफ आ रही है, ये भी अंदर की तरफ, ये भी अंदर की, और दो धारा यहां बाहर की तरफ। तो इसमें ये बोल रहा है ये बिंदु ए है, ये I1 है, I2 है, I3 है, I4 है, और यहाँ पे I5 है। तो यहाँ पे इसमें ये हो रहा, कह रहा है कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो यहां पर इस संधि पर जितनी भी धाराएं मिल रही हैं, यानी कहने का मतलब वो धारा जितनी अंदर आ रही है, उस संधि से उतनी धारा बाहर निकलेगी। इसके कहने का मतलब ये है, ठीक है। जैसे ये तीन धारा अंदर आ रही है तो I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा, फिर बराबर करके जो धारा बाहर जा रही है तो I4 प्लस I5 हो जाएगा, ठीक है। ये जैसे आप एक मोटा मोटा समझ लीजिए कि भाई एक बड़ी सी नहर में पानी जा रहा है, अब उस नहर से फिर मान के चलते हैं कि नालों में पानी जा रहा है, उस नालों से भाई बहुत सारे अन्य छोटे छोटे मतलब नालियां बन जाती हैं। तो एक नहर में जितना पानी जा रहा है तो उतना पूरा नालों और नालियों में सब बिखरेगा। तो वही चीज है, इसी तरह जैसे एक पाइप से पानी जा रहा है तो उस पाइप को मान लेते हैं हमने ऐसी जगह गिरा दिया, वहां पाइप से जहां पानी गिर रहा है वहां से 3 से 4 नाली बना दे, तो एक पाइप में जितना पानी आएगा उतना ही उन 3-4 नालियों में पानी जा रहा है सब मिला के। तो वही चीज है भैया कि आने वाली धारा का योग बराबर जाने वाली धारा का योग, बस इतनी बात। तो यहां पर वही चीज है। तो बोल रहा है किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात इसको सिग्मा I इक्वल 0 के, ठीक है। बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना, ना तो भैया इतना हमको समझाना ही है, ठीक है, फिगर बना के कुछ नहीं, 1-2 नंबर वाला क्वेश्चन है तो पूरा समझाना भी नहीं है उतना डिटेल्स में इतना। और एक चीज और भी पूछा जाता है कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो लिखेंगे भैया यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। बहुविकल्पी में
कई बार पूछा गया है, ये सिद्धांत पर आधारित है। और जो दूसरा है वोल्टता का नियम, वो क्या है भैया, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल के लिए क्या है भैया, सूत्र आपको लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखें तो भाई 15 में, हालांकि नहीं ऐसा नहीं कि बस 15 से, क्योंकि 15 से ही उठाया है, बाकी उसके पहले क्या 15 से ही पेपर हो रहा है, बहुत साल पहले से भैया, न जाने कितनी बार ये आ भी चुका है, तो हमने यहीं से लिया है। 15, 17, 19, 22, 24, 25 लगातार आया है। तो ध्यान दो, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है भैया F बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई, F बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान R। ठीक है, I1 I2 अपान R, और उसके बाद इधर L लगा दो। ठीक है, प्रति एकांक लंबाई के लिए, या फिर L यहां से इधर लाओ। ठीक है, इसको, ये मेन फार्मूला भैया आपका इस तरीके से हो जाता है। अब यहां से इसको और एक तरीके से लिखते हैं। कब भाई लिखते हैं, कैसे, यहां पे म्यू नॉट अपान 4 पाई लिखा जाता है, लेकिन कब, जब यहां पे 2 लगा दो, क्योंकि भैया अगर 2 लगा दिया जाए तो वही 2 दूना 4 कटने पर वही आएगा। तो ये F बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान R, ये इंटू का L है। L ये प्रति एकांक लंबाई पर रहता है, तो यहां पर F अपान L करके भी लिख सकते हो, या इसको भैया हमने बताया ना, ऐसे भी लिखा जा सकता है कि F अपान L बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई, और ये I1 I2 अपान R। तो भैया इस फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है। आई बात समझ में? चलिए बच्चों जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया, फिर आगे चलते हैं। हो गया ना? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि स्वप्रेरण गुणांक क्या है। वैसे ये सब लॉन्ग में आते हैं, ध्यान देना, ठीक है। 2 नंबर वाले कभी कभार 3 नंबर में, भाई उसको छोड़ो, 2025 में लॉन्ग में भी एक पूछ लिया था, 5 नंबर में भी, ठीक है। वैसे भी ये आता है रेगुलर, 25 में भी देखे आया है, और ये क्वेश्चन हर साल आता है, इसमें कोई बात दो राय नहीं है। देखिए स्वप्रेरण गुणांक किसे कहते हैं? किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो कि उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न हो। ठीक, यानी जब किसी कुंडली में, यानी उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर जो बल उत्पन्न होता है, ठीक है, उसके कारण तो चलिए परिभाषा देखते हैं भैया। परिभाषा क्या है बच्चों, ध्यान से समझना कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, देखिए नाम ही है स्वप्रेरण। स्वप्रेरण गुणांक का मतलब होता है भैया कि स्वप्रेरण यानी उसी कुंडली में, एक ही कुंडली में, ठीक है। तो किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो कि उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। ठीक, मतलब इसका फार्मूला समझते हैं। तो चलिए इसका फार्मूला देखते हैं, और फार्मूले के बाद आपको बताएंगे भैया परिभाषा कहां से आई। तो यहां पे जो फार्मूला हो जाता है स्वप्रेरण गुणांक का, वो हो जाता है L बराबर हो जाता है माइनस का E। भाई माइनस क्या है, हमने बताया ये फ्लक्स में परिवर्तन की दर को, मतलब फ्लक्स में परिवर्तन को बताता है। तो माइनस E अपान DI अपान DT। अब चाहे डेल्टा आई अपान डेल्टा टी लिखिए या डी आई अपान डी टी। डी क्या है, सूक्ष्म को बताता है भैया, ध्यान देना। तो ये क्या हो, फार्मूला हो जाता है। अब यहीं पर समझने का प्रयास करिए कि अगर इसी में हम डी आई अपान डी टी के बराबर 1 रखते, ठीक है, यानी भाई क्या है, धारा परिवर्तन की दर, यहां पे क्योंकि बोला जा रहा है कि भाई धारा परिवर्तन की दर एकांक कर दे। अगर धारा परिवर्तन की दर 1 रख दे तो ये फार्मूला कुछ ऐसे दिखाई पड़ेगा, L बराबर माइनस का E। तो यहां पे क्या कहा जा रहा है, तो प्यारे बच्चों यही तो कहा जा रहा है किसी कुंडली का जो स्वप्रेरण गुणांक होता है,
यानी कुंडली का जो स्वप्रेरण गुणांक होता है वो कह रहा है उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो कि उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर क्या हो जाए, एकांक हो जाए। ठीक, तो समझ में आ गया, ये हो जाता है। ठीक है, चलिए भैया, अब इसका मात्रक भी कभी कभार पूछ लेता है कि मात्रक क्या होता है, तो चाहे स्वप्रेरण गुणांक हो चाहे अन्योन्य प्रेरण गुणांक हो, मात्रक भैया हेनरी होता है। क्या होता है बच्चों, हेनरी होता है। समझ में आ गया, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया ना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है और इसका परिणमन अनुपात लिखिए। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रेगुलर पूछा जाता है। ठीक, देख सकते हैं 20, 23, 24 और 25 में भी आया हुआ है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो भैया ट्रांसफार्मर है क्या, एक ऐसा साधन जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को बदल देता है, अर्थात हाई को लो कर सकता है, लो को हाई कर सकता है, हम सभी जानते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहां है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है भैया, तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत, तो लिखेंगे अन्योन्य प्रेरण। यहां पर है भैया, ठीक, कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक, और यहां पे भैया एक चीज और पूछा है कि परिणमन अनुपात, तो परिणमन अनुपात क्या होता है ट्रांसफार्मर में, तो परिणमन अनुपात क्या होता है समझते हैं। परिणमन अनुपात क्या होता है, ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को ही परिणमन अनुपात कहा जाता है। इसे आर से दर्शाते हैं। तो आर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा आर बराबर एनएस अपान एनपी, एनएस अपान एनपी, यही क्या हो जाता है ट्रांसफार्मर में परिणमन अनुपात हो जाता है। जहां एन एस क्या है, तो ये एन का मतलब फेरों की संख्या, एस का मतलब सेकेंडरी यानी द्वितीयक कुंडली, ठीक, पी का मतलब प्राइमरी। तो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को परिणमन अनुपात कहा जाता है। ठीक है, आई बात समझ में भैया। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, फिर आगे चलते हैं। हो गया भैया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। जो अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान तथा शिखर मान में संबंध लिखिए। यानी प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में क्या संबंध है, यह आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान देना, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान यानी RMS, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, तो यहां धारा के, तो भैया प्रत्यावर्ती धारा के पूछा जा रहा है IRMS बराबर क्या होता है, I0/√2, यही क्या होता है संबंध हो जाता है। ठीक है, यही संबंध हो जाता है। जहां पे ध्यान देना IRMS क्या है और I0 क्या है। IRMS क्या है भैया, तो IRMS क्या है, तो ये है प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, और यहां I0 क्या है, तो भैया ये है धारा का शिखर मान, शिखर मान या इसी को महत्तम मान या इसी को अधिकतम मान कहा जाता है। अगर यही पूछ लेता कि प्रत्यावर्ती वोल्टता के वर्ग माध्य मूल मान तथा शिखर मान में क्या संबंध, तो भैया यही फार्मूला VRMS कर देते, बस बराबर यहां V0/√2 हो जाता। इतना याद रखना, अगर IRMS करके है तो I वाला, यहां VRMS कर देंगे तो V0, यानी पूरा मिलता जुलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया कि एल आर परिपथ तथा एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा के लिए सूत्र लिखिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन ये भी है भाई। हमको लिखना है किसके लिए? पहला है एल आर परिपथ, एल आर परिपथ। ठीक, तो इधर एल आर परिपथ ले लेते हैं और एक ले लेते हैं एल सी आर परिपथ, एल सी आर परिपथ। ध्यान दीजिएगा भैया, एल आर परिपथ के लिए कह रहा है कि प्रतिबाधा, तो प्रतिबाधा के लिए क्या होता है? जेड बराबर ये रूट में होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक, ये फार्मूला हो जाता है किसके लिए? तो ये एल आर परिपथ में प्रतिबाधा के लिए। और एलसीआर परिपथ में जो प्रतिबाधा के लिए सूत्र होता है जेड बराबर ये हो जाता है भाई करणी में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाता है। जहां आर क्या है भैया? मतलब जेड क्या है? प्रतिबाधा। आर क्या है? प्रतिरोध। एक्सएल क्या है? धारितीय प्रेरकीय प्रतिघात। एक्स सी क्या है? धारितीय प्रतिघात। ठीक है, समझ में आ गया भैया प्रतिबाधा के लिए सूत्र? चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि भाई पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्तें लिखिए। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेगुलर पूछा जाता है और 2025 में भी देख सकते हैं क्वेश्चन आया हुआ है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहा जाता है। देखिए भाई, अभी इसके पहले अगर बात कर लें प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन मतलब रेगुलर भाई वन शॉट में भी देख चुके हैं, इसको हम 3 नंबर वाले में भी देख चुके हैं, 2 नंबर वाले में भी देख चुके हैं, और यहां तो रिवीजन हो ही रहा है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि जब मतलब सघन माध्यम में बना आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाए। ठीक है, जैसे यहां सिचुएशन होगा भाई, हमको पता है कि जैसे एक तरफ सघन माध्यम है, जैसे ये अभिलंब है और इधर क्या है? सघन माध्यम, और इधर विरल माध्यम। ठीक है, तो हमको यह पता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो भैया वो क्या है? अभिलंब से थोड़ा दूर हटेगी। ठीक, तो यहां पर यही चीज है कि ये भाई जो कोण बनता है इसको बोलते हैं आपतन कोण, और यहां पे अपवर्तन कोण। तो एक टाइम ऐसा आता है जो आपतन कोण को बढ़ाते चले जाते हैं तो ये 90 अंश पर हो जाता है, तो वही कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सघन माध्यम में बना वह अपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए तो वो क्रांतिक कोण होता है। लेकिन यहां पर अगर सघन माध्यम में बना आपतन कोण क्रांतिक कोण से भी बड़ा हो जाए, अब की बार क्या है? आपतन कोण वो क्रांतिक कोण से भी बड़ा हो जाए, तो प्रकाश की किरण जो दूसरे माध्यम में जाना चाहिए उसको, वही फिर क्या हो जाएगी? पहले ही माध्यम में लौट जाएगी। तो अब की बार ये समझो पूरा का पूरा क्या हो जा रहा है? अपवर्तन के बजाय परावर्तन हो जा रहा है, और यही घटना होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। अब इसके लिए 2 शर्तें हैं। पहली शर्त तो यह है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, और दूसरी शर्त क्या होनी चाहिए? आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बड़ा होना चाहिए। तो भैया समझ में आ गया। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो शर्तें हैं वो 2 आवश्यक शर्तें। पहला, प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, और दूसरी बात, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो, यानी बड़ा हो। देख रहे हैं, है ना? चलिए ये चीजें समझ में आ गई। चलिए भैया अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में लिखिए। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो भैया इसके लिए जो सूत्र होता है वो हो जाता है n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपान का साइन a बाई 2।
तो यही हो जाता है अपवर्तनांक के लिए सूत्र। ठीक है, ठीक यही क्या होता है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए भैया फार्मूला हो जाता है। अब जहां पर चीजों को याद रखना इसमें कि ए क्या है, डेल्टा एम क्या है और एन क्या है, क्योंकि प्रतीक बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। हमेशा याद रखना, फिजिक्स में डायरेक्टली कोई भी सूत्र होगा बोलेगा उपयुक्त प्रतीकों के साथ लिखिए। तो ए क्या है भैया, तो ए प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण अपवर्तक कोण भी कहा जाता है। डेल्टा एम क्या है, न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण। उसके बाद एन क्या है, अपवर्तनांक। ठीक है, समझ में आ गया भैया। तो एन क्या है, अपवर्तनांक है। तो ये आपका हो जाएगा प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र। जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया ना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि गोलीय अवतल पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। यह भी बहुत ज्यादा लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक, ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया कि गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र लिखिए। अब देखिए, गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए जो अपवर्तन का सूत्र होता है वो होता है भैया n अपान v माइनस 1 अपान u बराबर का n माइनस 1 अपान का भैया r। ये क्या हो जाता है, सूत्र हो जाता है। ठीक है, जो कि काफी ज्यादा हमने बताया ना कि इंपॉर्टेंट है, और ये रेगुलर पूछा जाता है, इतना ध्यान देना। और सैंबल के साथ, किसमें, प्रतीकों के साथ इसको भी लिखना होता है। n क्या है, v क्या है, u क्या है, r क्या है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान देना। n क्या है, तो ये भैया अपवर्तनांक। v क्या है, तो ये है भैया वस्तु, मतलब जैसे यहां पे लेंस है ना, तो भैया जैसे पृष्ठ है तो कोई लेंस है, तो लेंस से होता है प्रतिबिंब की दूरी। ठीक, ये प्रतिबिंब की दूरी को बताता है। ये क्या है, u क्या होता है, वस्तु की दूरी। r क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो भैया ये वाले क्वेश्चन के लिए हम बिल्कुल कहेंगे आप स्टार बना लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, टपकेगा, कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है। इसको भी छाप कर रखिए, स्टार बना लीजिए बबुआ, क्योंकि टपकेगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि किसी लेंस की फोकस दूरी कह रहा किन किन बातों पर निर्भर करती है, ये आपको बताना है। तो एक चीज ध्यान देना, एक फार्मूला होता है भैया 1 अपान एफ बराबर n माइनस 1 और इनटू का भैया ये कोष्टक में 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये क्या है, फार्मूला होता है, इतना याद रखना। ठीक, इतना याद रखना। अब इसके लिए आपको ये समझना है इसमें कि भैया क्या होता है कि जो फोकस दूरी f के बारे में बात कर रहा है, फार्मूले को आप थोड़ा गौर से देखिए, एकदम सीसीटीवी कैमरे की निगाह से। ठीक है, f किस पर निर्भर है, n पर भी। f किस पर निर्भर है, r पर भी। तो सबसे पहली चीज यहां पर लिखेंगे, यहां पर कि भाई लिखेंगे f निम्न बातों पर निर्भर करता है, निम्न बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी फोकस दूरी निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। तो पहली चीज क्या है रसगुल्लों, तो पहली चीज ये है भैया किस पर, वक्रता त्रिज्या पर। सॉरी, वक्रता त्रिज्या बोल, पहले अपवर्तनांक लिख दें, अपवर्तनांक पर, अपवर्तनांक पर। दूसरा क्या है भैया, तो दूसरा क्या है, वक्रता त्रिज्या पर। तो यहां फार्मूले के हिसाब से दो हो गया। बट एक चीज और ध्यान देना, इसमें फोकस की जो फोकस दूरी होता है लेंस में, वो
रंगों पर भी निर्भर करता है। ठीक है, इतना ध्यान देना। तो ये फोकस दूरी निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। ठीक है ना, किसी लेंस की फोकस दूरी। चलिए, आई बात समझ में, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए आगे चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है कि कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं? और यह भी रेगुलर क्वेश्चन पूछा गया है कि कला संबद्ध स्रोत किसे कहा जाता है। तो ऐसे स्रोत, ध्यान समझना, इसमें कोई बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्ट है नहीं। ऐसे स्रोत जिनके बीच कलांतर समय के साथ नियत रहता है, यानी कलाओं में अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, कलांतर उनका नियत रहे या फिर हम कह सकते हैं शून्य रहे, वो क्या है, और वो उस स्रोत को क्या कहा जाता है? कला संबद्ध स्रोत कहा जाता है। ठीक, जैसे अगर एक तरफ कोई फ्लैश लाइट मारी जा रही है, लेजर लाइट, उनके आयाम बराबर हो, तो वो स्रोत क्या कहा जाएगा? तो वही स्रोत क्या है? कला संबद्ध स्रोत कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि प्रकाश के विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है, यानी विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या होनी चाहिए? ठीक, कि क्या क्या शर्तें होनी चाहिए? ठीक, तो एक ही शर्त है इसके लिए, विवर्तन घटना के लिए, कि प्रकाश के विवर्तन के लिए अवरोध का आकार, अवरोध, क्योंकि विवर्तन होती क्या है पहले समझ लो भाई। जानते हैं अब आप बखूबी कि प्रकाश जब किसी किनारे से अवरोध या तीक्ष्ण, ठीक है, या छिद्र से गुजरता है, ठीक, किसी स्लिट या छिद्र या अवरोध कह लें से गुजरता है, तो किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाता है। इस घटना को ही क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। तो अब विवर्तन के लिए क्या शर्त होनी चाहिए? तो यहां पर वही चीज है कि प्रकाश के विवर्तन के लिए अवरोध का जो आकार होना चाहिए, यानी छिद्र का जो आकार होना चाहिए, वो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। ठीक, यानी अवरोध का आकार, यानी जो छिद्र है उसका आकार और तरंग दैर्ध्य की जो कोटि होनी चाहिए, यानी तरंग दैर्ध्य का मान दोनों बराबर होना चाहिए, तभी जाकर के विवर्तन की घटना होगी, नहीं तो विवर्तन की घटना नहीं होगी। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन भैया। जो अगला क्वेश्चन है कि देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं, या देहली आवृत्ति किसे कहा जाता है? बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अब यहां देहली आवृत्ति, देहली तरंग दैर्ध्य, ये ऐसे पूछा जाता है। देख भी सकते हैं इसको, 25 में भी आया है। देहली आवृत्ति क्या है? कि प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसे किसी धातु पर डालने पर धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू हो जाए, उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। अब जैसा कि बबुआ देखिएगा, मान लेते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों, एक क्या है? एक धातु का टुकड़ा है, एक भैया धातु का टुकड़ा है। ठीक, क्या है बच्चों? ये धातु का टुकड़ा है। अब इस पे भैया प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं, ये मान लेते हैं, ये प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं। अब आपतित होने के बाद इनसे मान लेते हैं भैया कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का क्या है? उत्सर्जन शुरू हो गया। ये चीज ठीक है। तो अब यहां पे आपको बस वही चीज समझना है। यहां पे भैया क्या बोला जा रहा है कि प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसे किसी धातु पर डालने पर, यानी ऐसी आवृत्ति का प्रकाश आप इस पर डालिए, इस धातु के टुकड़े, अर्थात इस जब धातु पर डालेंगे तो इस धातु के सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू हो जाए। यानी जितनी आवृत्ति पर, ठीक है, प्रकाश की मतलब जितनी आवृत्ति के प्रकाश से इस धातु के सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हो जाए, वो क्या हो जाएगा? उस आवृत्ति को क्या कहेंगे? देहली आवृत्ति कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि भैया हम एच न्यू आवृत्ति वाला, यानी एच न्यू, ठीक है, ये क्या है? फोटान की ऊर्जा है, E बराबर एच न्यू। ये फोटान इस पर आपतित हो रहा है और यहां से प्रकाश
इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। तो बस वही चीज कहा जा रहा है, इसमें वही समझाया जा रहा है कि भैया जब क्या है प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू हो जाए, तो उस आवृत्ति को ही कहेंगे देहली आवृत्ति। क्या कहेंगे भैया? देहली आवृत्ति। ठीक है ना, इसे न्यू नॉट से दर्शाते हैं। किससे? न्यू नॉट से। ठीक, आगे देखते हैं। अगला है कार्यफलन की परिभाषा लिखिए। ये भी देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। 10, 11, 13, 18, 19, 24, 25 लगातार आया हुआ। तो कार्यफलन क्या है? तो कार्यफलन भी सेम मिलता जुलता है। ठीक है, बस थोड़ा सा अंतर है, मतलब थोड़ा सा अंतर। जहां पे आवृत्ति बोले हो वहीं पर कार्य, मतलब वहीं पर ऊर्जा बोल दो या वहीं पर कार्य बोल दो, बाकी पूरा रहने दो। कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करवाने के लिए आवश्यक हो, उसे कहेंगे कार्यफलन। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करवा सके, उस ऊर्जा को ही कहेंगे, क्या कहेंगे भैया? हम बोलेंगे कार्यफलन। और इसका जो फार्मूला होता है कार्यफलन का, वो होता है W बराबर, इसको W नॉट से दर्शाते हैं, तो W नॉट बराबर H न्यू नॉट, ये होता है। कभी कभार छोटे मोटे से न्यूमेरिकल भी इस फार्मूले पर आ जाते हैं। ठीक है, तो इतना याद रखना। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया बच्चों, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे रसगुल्लों के लिए बड़ा ही प्यारा सा है। कह रहा है कि आइंस्टाइन या आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण को उपयुक्त प्रतीकों के साथ लिखिए। ये इतनी बार पूछा गया है भैया कि हमने इसको लिखा भी नहीं, यहां बस वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिए, कई बार लगातार आया है। ठीक है, आइंस्टीन का जो प्रकाश वैद्युत समीकरण होता है वो क्या होता है? ई मैक्सिमम। ठीक, ई मैक्सिमम या के मैक्सिमम, ठीक, के क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो इसका होता है हाफ mv स्क्वायर। तो v मैक्सिमम स्क्वायर स्क्वायर बराबर क्या होता है? h न्यू माइनस h न्यू नॉट, यही होता है। ठीक, यही तो होता है। तो या फिर हम इसको भैया यहां पे डायरेक्टली अगर देखें, h कॉमन ले लें तो न्यू माइनस न्यू नॉट, यही हो जाता है। ठीक, तो यही जो फार्मूला हो जाता है, यही आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण हो जाता है। ठीक है, जहां पे अब पूरा सैंपल लिखना है भैया कि m क्या होता है, ठीक है, और v मैक्सिमम क्या है, ठीक है, और उसके बाद h क्या है, न्यू क्या है, न्यू नॉट क्या है, सब कुछ लिख देना है। अब ध्यान से समझिए, m क्या है भैया? द्रव्यमान को बताएगा, कण का द्रव्यमान का द्रव्यमान। ठीक है, v मैक्सिमम क्या है? अधिकतम वेग, कण के अधिकतम वेग को बताएगा, ये अधिकतम वेग को बताएगा। ठीक, अब उसके बाद ध्यान देना, h क्या है? प्लांक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है, ये प्लांक नियतांक है। और उसके बाद न्यू क्या है भैया? फोटॉन की आवृत्ति है, फोटॉन की आवृत्ति होती है ये। और न्यू नॉट क्या है? तो भैया ये देहली आवृत्ति है, अभी बताया ना, न्यू नॉट से देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति। ठीक, तो ये चीज ध्यान देना कि भैया इसको जब भी पूछा गया है प्रतीकों के साथ पूछा गया है, मतलब पूरा सैंबल का मतलब आप लिखिए। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों कि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के सूत्र को उपयुक्त प्रतीकों के साथ लिखिए। इसमें भी सेम उसी तरीके का है। ठीक, ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि 2024 का चाहे देखो, 25 का देखो, 23 का देखो, 22 का रेगुलर आया है। तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य तो भैया क्या होता है? लेमडा से दर्शाते हैं, तो लेमडा बराबर h अपान p होता है। ठीक है, इसको कई तरीके से लिखा जाता है, समझिएगा। अभी इसका मेन फार्मूला है लेमडा बराबर h अपान p। अब उसके बाद भैया अब यहां पे चूंकि
चूंकि P बराबर m इंटू का V होता है तो इस फार्मूले को भैया लेमडा बराबर H अपान एम वी भी लिखा जाता है। अब एक चीज और ध्यान देना, चूंकि P बराबर रूट में 2mk होता है तो इसलिए जो लेमडा का एक भाई मेन फार्मूला होता है, लेमडा बराबर H अपान रूट में 2mk, ये भी होता है। तो भैया मुख्य रूप से जो आपको लिखना होगा वो यही लिखना होगा, ठीक। और बाकी एक और होता है लेमडा बराबर H अपान रूट में, ठीक है, 2ev करके ऐसे रहेगा, ठीक। तो इतना याद रखना, mev रहेगा, mev, क्योंकि k बराबर ev हो जाता है। तो ये आपका मेन फार्मूला रहेगा। अब इसको भी कह रहा है प्रतीकों के साथ लिखिए, तो भाई यहां पर भी सिंबल अब तो हम बता ही चुके हैं कि भाई इसमें लेमडा क्या है, h क्या है, m क्या है, k क्या है, तो सब कुछ लिख देना है साफ साफ। लेमडा क्या है तो भैया के डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, डी ब्रोगली, कहीं कहीं दे ब्रोगली लिखा होता है, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। उसके बाद एच क्या है तो भैया वही प्लांक नियतांक, कांस्टेंट होता है ये, नियत प्लांक नियतांक। और उसके बाद एम क्या है तो ये द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान, ठीक है। के क्या है भैया, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ठीक। ये चीज ध्यान देना, ये हो जाएगा इसका, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए, काफी प्यारा सा टॉपिक है। हो गया बच्चों, चलिए आगे देखते हैं भैया। हमारा अगला जो टॉपिक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है तो इसका कोणीय संवेग प्लांक नियतांक के पदों में लिखिए। यह भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए जब भी कोई इलेक्ट्रॉन क्या होता है वृत्तीय कक्षा, मतलब जैसे कोई क्या है, ये परमाणु है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन इसकी वृत्तीय कक्षाओं में घूम रहा होता है तो उसके लिए जो कोणीय संवेग का सूत्र होता है, कोणीय संवेग जिसको जे से दर्शाते हैं, जे बराबर वो होता है एन एच अपान 2 पाई, ठीक है। जहां पे कोणीय संवेग जे को लिखते हैं एम वी आर से, एम वी आर बराबर एन एच अपान 2 पाई, यही क्या होता है भैया, फार्मूला हो जाता है, ठीक है। यही फार्मूला होता है कि h अपान 2 पाई, ठीक। ये आपका फार्मूला हो जाता है कोणीय संवेग के लिए, ठीक है, याद रखना एन एच अपान 2 पाई। जहां पे ये भी ध्यान देना कि जहां ये जो n है वो क्या है, क्वांटम नंबर यानी क्वांटम संख्या को बताता है, क्वांटम संख्या को बताता है, ठीक है। ये क्वांटम संख्या को, जैसे पहली कक्षा के लिए बोलेगा n बराबर 1 रख दो, दूसरा 2 रख दो, तीसरा कहे 3 रख दो, ऐसा, ठीक है ना। तो h क्या है, प्लांक नियतांक। तो वही कह रहा है कि कोणीय संवेग जो है वो प्लांक नियतांक के पदों में लिखिए, ये कोणीय संवेग के लिए सूत्र होता है, ठीक। आई बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में बनती है। तो भैया कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में बनती है, यह भी बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुविकल्पी में भी आता है और वैसे भी शॉर्ट में पूछा जाता है। तो इसका सीधा सा जो जवाब है वो है लाइमन श्रेणी। कौन सी श्रेणी भैया, लाइमन श्रेणी, ठीक है। ये लाइमन श्रेणी जो होती है ना, ये पराबैंगनी भाग में बनती है, ठीक। चलिए बता देते हैं आपको एक बार अच्छे से। पहला है भैया लाइमन, दूसरा है बामर, तीसरा है पाश्चन, चौथा है ब्रेकेट और जो पांचवा है कुंड। ये सब की सब श्रेणियां अपने दिमाग में अच्छे से छाप लो। जो लाइमन होती है ना वो किस भाग में बनती है, तो लाइमन श्रेणी जो होती है पराबैंगनी भाग में, पराबैंगनी भाग में बनती है।
ठीक। और उसके बाद बामर जो होती है भैया वो दृश्य भाग में बनती है, ठीक है, वो दृश्य भाग में बनती है। उसके बाद जो पाश्चन है वो अवरक्त भाग में, अवरक्त भाग में, ठीक है। और उसके बाद जो ब्रैकेट है वो भी अवरक्त भाग में बनती है, अवरक्त भाग में। और उसके बाद भैया जो फुंड श्रेणी होती है प्यारे बच्चों ये भी अवरक्त भाग में बनती है। तो याद रखना लाइमन और बामर याद रख लो, बाकी नीचे की 3 श्रेणियां जो हैं वो अवरक्त भाग में बनती हैं। बस यही लाइमर पराबैंगनी भाग में, बामर दृश्य भाग में। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी इसको भी। हो गया। चलिए भैया आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या है, यानी एटॉमिक मास यूनिट, और इसका किलोग्राम के साथ संबंध क्या होता है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। तो भैया देखिए परमाणु द्रव्यमान के मतलब कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। यह डायरेक्टली ऐसे नहीं आएगा, पूछा जाएगा भाई एएमयू की परिभाषा लिखिए, एएमयू की, ठीक है, एएमयू। तो ध्यान देना क्या होता है, एक एएमयू बराबर क्या बोलता है, 1/12वां भाग, ये एन करके, ठीक है। तो यही तो कह रहा है कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को कहा जाता है, ये कार्बन, एक कार्बन परमाणु का ये द्रव्यमान होता है, तो कार्बन परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग को ही तो कहते हैं एएमयू, ठीक है। ठीक, ये एएमयू होता है। अब इसको जब काट देंगे वही चीज आओगाद्रो संख्या होता है एन, इतना डीपली नहीं जाना। एन जहां क्या होता है, आओगाद्रो संख्या, आओगाद्रो संख्या, और इसको निकालना अच्छे से समझाया है 3 नंबर वाले में। तो हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं कि इसका जो एएमयू का जो संबंध होता है किलोग्राम से वो 1.66 गुणे 10 के घात माइनस का 27 केजी होता है, ठीक है ना। ये एएमयू के साथ संबंध होता है किलोग्राम में, ठीक। आई बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन के उदाहरण लिखना है, ठीक। पूरा परिभाषा के साथ नहीं कह रहा है, ये उदाहरण भी पूछा जाता है शॉर्ट वाले में, देख सकते हैं भाई आया है ये क्वेश्चन 22 में भी 25 में भी। तो यहां पे भाई नाभिकीय विखंडन क्या होता है, इसमें एक भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूटता है, और नाभिकीय संलयन में क्या होता है, हल्के नाभिक जुड़कर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो अगर हम बात कर लें तो नाभिकीय विखंडन में, नाभिकीय विखंडन, तो नाभिकीय विखंडन के उदाहरण में क्या क्या आ जाएगा, जैसे हो गया भैया परमाणु बम, परमाणु बम हो गया। फिर उसके बाद नाभिकीय रिएक्टर हो गया, नाभिकीय रिएक्टर हो गया। ये आ जाते हैं किसमें भाई, आ जाएगा नाभिकीय विखंडन में। और उसके बाद भैया अगर हम बात कर लें नाभिकीय संलयन में, नाभिकीय संलयन के अंतर्गत, तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि भाई इसमें हल्के नाभिक जुड़कर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो संलयन में प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम। और सबसे अच्छा उदाहरण जो नाभिकीय संलयन का होता है वो सूर्य है, क्योंकि सूर्य भी क्या है, नाभिकीय संलयन की घटना पर काम करता है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। हो गया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला जो क्वेश्चन है कि एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालक में, एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक क्या होते हैं। ये भी बहुविकल्पी में तो 100 में 100% फिक्स है, कोई नहीं रोक सकता। ये ऐसा क्वेश्चन ही है कि एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, में इसमें आवेश वाहक क्या होते हैं ये आपको बताना है। तो ध्यान देना भैया कि एन टाइप, ठीक है, एन टाइप
अर्धचालक में, एन प्रकार कह लो या एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक में भाई क्या होता है, जो बहुसंख्यक, इसमें जो बहुसंख्यक होता है, इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं भैया? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक जो होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो दूसरा है वो है पी टाइप अर्धचालक, अर्धचालक। तो ध्यान दीजिए, पी टाइप अर्धचालक में क्या होता है? इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक, क्योंकि अगर आपको पता होगा भैया 3 नंबर वाले में अभी कुछ दिन पहले ही हमने इसका जो क्या अग्रदिशिक और पश्च दिशिक बताया, उसमें अच्छे से समझाया था। तो पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक जो होता है वो क्या होता है? कोटर होता है, जिसको होल या छिद्र कहा जाता है, कोटर होते हैं। ठीक है, कोटर कहो, होल कहो, छिद्र कहो, कुछ भी। ठीक, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन है कि पीएन मतलब संधि डायोड में अवक्षय परत क्या होता है? संधि डायोड में अवक्षय परत क्या चीज है? देखिए भैया, संधि डायोड में पीएन के निकट यानी पीएन संधि के निकट दोनों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई स्वतंत्र आवेश वाहक उपलब्ध ना हो उसे अवक्षय परत, यानी वो क्षेत्र जहां पीएन संधि डायोड के दोनों ओर कोई आवेशवाहक यानी कोई चलनशील आवेशवाहक ना तो कोटर हो ना इलेक्ट्रॉन हो। जैसे भैया हम कोई बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है, जैसे बना लिया एक, और ये यहां पे, ठीक है, एक संधि हो गया और इधर का इतना क्षेत्र, तो ये जो होगा इतना क्षेत्र ये अवक्षय परत, अवक्षय परत। ठीक है, क्योंकि ये P क्षेत्र है, ये N क्षेत्र है। यहां पर वही कह रहा है कि P N के निकट दोनों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई चलनशील, यानी जैसे यहां P के इस संधि के, ये जो क्या है, ये संधि है, ये क्या है भैया? संधि होता है। तो वही कह रहा है कि संधि के दोनों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चलनशील आवेशवाहक नहीं होते हैं, यानी कोटर और इलेक्ट्रॉन नहीं उपस्थित होते हैं, वो क्षेत्र क्या कहलाता है? अवक्षय परत। ठीक है, यानी उस क्षेत्र को ही कहा जाता है अवक्षय परत। आई बात समझ में? नोट कर लीजिए। हो गया भैया? तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे बब्बर शेर और शेरनियों को आज की ये क्लास काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, प्यार से लाइक कर देना, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।